नमस्कार प्यारे बच्चों। अब मैं अपने फॉर्म में आना चाहता हूं और आप लोगों का जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी जो मैंने लिया था, आज बच्चों इस मुहिम में हमारा ये पहला कदम है। आज मैं अभी तक तो मैं जो भी वीडियो आपको दिया वो इधर उधर के किसी भी सिलेबस से रिलेटेड नहीं थे। अब मैं बच्चों आप लोगों को एकदम पूरा एकाग्रचित्त होकर के और पूरा 6 से लेकर के 12 तक का पूरा सिलेबस बच्चों पढ़ाने के एकदम मूड में हूं और आप लोगों का बिना एक भी रुपया पैसा खर्च किए आपको भरपूर जानकारी उपलब्ध कराऊंगा बच्चों। आपको कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्लास आप लोग ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में जो आप पैसा दे करके जो आप प्राप्त करेंगे वो सारा ज्ञान बच्चों मैं आपको YouTube पर फ्री में लेकर के उपलब्ध हूँ। बस आप लोग मेरे साथ जुड़िए और एकदम बच्चों तन मन से एकदम लग जाइए और अपनी पढ़ाई पर एकदम कंसंट्रेट करिए बच्चों। ठीक, तो ये कक्षा 10 के लिए बच्चों पूरा एनसीईआरटी को ही मैं फॉलो करूंगा और पूरी एनसीईआरटी आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ जो भी मुझे लगेगा कि मेरे बच्चों को जो भी आवश्यक होगा मैं वो जरूर उपलब्ध कराऊंगा बच्चों। ये फिजिक्स का लेसन 1 है बच्चों, क्लास 10th के फिजिक्स का लेसन 1। इस लेसन 1 में बच्चों जिसका टाइटल है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या नाम है बच्चों लेसन का? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों मेरे परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बच्चों इस वीडियो में मैं किन किन बातों पर किन किन बिंदुओं पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो 11 बिंदु आपके सामने रखे हुए हैं बच्चों। पहला बिंदु हमारा है प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है, किरण क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से परावर्तन होता है, परावर्तन के क्या नियम होते हैं। 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के, मैं उनको डिस्कस करूंगा। प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, इमेज क्या होती है और दर्पण क्या होता है, इसका बेसिक परिचय कराया जाएगा। और अंत में बच्चों पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है मैं इस पर भी चर्चा करूंगा बच्चों। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग बच्चों अपने वीडियो की पहले पॉइंट की शुरुआत करते हैं बच्चों। प्रकाश क्या है? प्रकाश बच्चों पहला पॉइंट हमारा है व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सिंपल सी बात, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नया प्रश्न खड़ा हुआ सर ऊर्जा क्या है? बच्चों में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश से कोई कार्य हो सकता है, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। प्रकाश की मदद से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं बच्चों। प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता, पॉइंट में भी नोटेड, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता, प्रकाश की मदद से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उस प्रकाश की मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात बच्चों प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश के बिना बच्चों इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की आप ऊर्जाएं देख पा रहे हैं, समस्त ऊर्जाओं का जो मूल स्रोत है वो सूर्य। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की मदद से आप वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी इस प्लेनेट अर्थ पर जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, इनफैक्ट चाहे पेड़ों का बढ़ना हो, मनुष्य का बढ़ना हो, नदियों का चलना हो, सागर में लहरों का उठना हो, सारी की सारी क्रियाओं का जो मूल स्रोत है बच्चों वो कौन है? सूर्य है। तो सूर्य आपको क्या देता है?
प्रकाश और ऊष्मा देता है बच्चों, तभी बच्चों आपके पृथ्वी पर पेड़ बढ़ते हैं। वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको मालूम ही होगा, सूर्य का प्रकाश, मिनरल्स, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक, बेसिकली हमें उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की मदद से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं और प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक, क्लियर? प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश स्रोत। दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? प्रकाश का स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट। मेरे बच्चों, प्रकाश के आपको 2 स्रोत मिलते हैं। एक को कहते हैं दीप्त स्रोत और एक को कहते हैं अदीप्त स्रोत। अंग्रेजी में बच्चों इसको ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, और इसको कहेंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। मेरे बच्चों, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के 2 स्रोत हैं। पहले को क्या कहते हैं? दीप्त स्रोत, और दूसरे को क्या कहते हैं? अदीप्त स्रोत। बच्चों, दीप्त स्रोत यानी ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, अदीप्त स्रोत मतलब नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। मेरे बच्चों, जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है, जिन वस्तुओं में मेरे लाल स्वयं का प्रकाश होता है, उनको हम क्या कहते हैं? दीप्त स्रोत। जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उनको हम क्या कहते हैं? दीप्त स्रोत। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उनको हम दीप्त स्रोत कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल, जैसे आपका सन हो गया, सूरज हो गया, और आपका बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई, स्टार हो गए बच्चों, तारे, स्टार। ये सब क्या हैं? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हैं, यानी इनमें स्वयं का प्रकाश है। जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दीप्त स्रोत, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। और अब इस पर आइए, अदीप्त स्रोत। जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उनको हम अदीप्त स्रोत कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, या उनको हम नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। और एग्जाम्पल बच्चों, जैसे आपने मून को देखा होगा, जरूर देखा होगा बच्चों, चांद को आपने देखा होगा। आपके कमरे में रखा हुआ जो टेबल है ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है बच्चों। उस पर जब कोई प्रकाश पड़ेगा तो आपको दिखाई देगा। क्या उसमें स्वयं का प्रकाश है? जवाब है जी। ठीक, इसके साथ साथ चेयर हो गई, अर्थ हो गई आपकी पृथ्वी, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जब इन पर कोई सोर्स ऑफ लाइट यानी ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट का जब कोई प्रकाश इस पर पड़ेगा तब ये वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, तब ये वस्तु आपको प्रकाशित नजर आएगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको प्रकाश के स्रोत समझ में आए होंगे। प्रकाश के 2 स्रोत, दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत क्या होते हैं? जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है उसको हम दीप्त स्रोत कहते हैं, और जो वस्तुएं
दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उनको हम लोग अदीप्त स्रोत कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। इनको बच्चों ल्यूमिनस बॉडीज भी कहा जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बच्चों ये बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने दो बातें डिस्कस किया बच्चों, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है। अब तीसरा पॉइंट हमारा चलेगा कि प्रकाश के गुण क्या है। तो तीसरा पॉइंट बच्चों, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। बच्चों मेरे, हर एक व्यक्ति वस्तु में कुछ न कुछ खास गुण होता है। प्रकाश में बहुत सारे हैं बच्चों। पहला प्रकाश का गुण है कि यह सीधी रेखा में, सीधी सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा में गमन करता है, सीधी सरल रेखा में गमन करता है। यानी बच्चों प्रकाश जब भी चलेगा तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन, जैसे गोली चलती है, एकदम सीधी सरल रेखा में चलता है। हाँ, तो बच्चों मैंने क्या बताया, प्रकाश के गुणों में जो पहला गुण होता है बच्चों कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में ही गमन करता है, जैसे बंदूक की गोली चलती है बच्चों, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में। हालांकि आगे की कक्षाओं में अभी आप पढ़ेंगे कि प्रकाश जब तीक्ष्ण किनारों पर आकर के पड़ता है, यानी जब कहीं तीखे किनारों पर पड़ता है तो पढ़ करके थोड़ा मुड़ भी जाता है, लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस के अनुसार आपको यही मानना है बच्चों कि प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी सरल रेखा में गति करता है। ठीक बच्चों मेरे, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश के गमन के लिए, गमन के लिए माध्यम, माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है। अर्थात बच्चों प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। अभी मैं आऊंगा बच्चों, जब मैं आपको प्रकाशिक माध्यम समझाऊंगा तब फिर मैं बताऊंगा कि निर्वात क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। अगले पॉइंट पर बच्चों हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यानी प्रकाश बच्चों निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। जहां कुछ नहीं होता है बच्चों, एकदम खाली स्थान होता है, उसको निर्वात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो प्रकाश की किरण है, यानी जो प्रकाश है, यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का सबसे बड़ा गुण बच्चों कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश की प्रेजेंस में हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, स्वयं आपको प्रकाश नहीं दिखता है बच्चों। यानी स्वयं प्रकाश अदृश्य है, स्वयं प्रकाश कैसा है, अदृश्य है, यह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, स्वयं प्रकाश कैसा है, अदृश्य है, स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश की उपस्थिति में हमको वस्तुएं दिखाई देती। ठीक है बच्चों, और बच्चों प्रकाश कुछ और माध्यमों में भी चल सकता है निर्वात के साथ साथ। कहां कहां प्रकाश चल सकता है बच्चों, निर्वात में प्रकाश चल सकता है, प्रकाश चल सकता है जल में चल सकता है, प्रकाश वायु में चल सकता है बच्चों, प्रकाश कांच में चल सकता है, इत्यादि माध्यमों में बच्चों प्रकाश गमन कर सकता है। और बच्चों मेरे ख्याल से बच्चों इतनी बातें काफी हैं प्रकाश के गुण को समझने के लिए। ठीक, तो अब हम लोग बच्चों अगले टॉपिक यानी प्रकाशिक माध्यम की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश के बहुत सारे गुण समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों, टॉपिक नंबर 4 पर हम लोग चर्चा करते हैं, प्रकाशिक माध्यम।
माध्यम। बच्चों, जिन माध्यमों से हो करके प्रकाश गमन कर सकता है, यानी जिन जिन माध्यमों में प्रकाश चल सकता है, उसको हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। बच्चों, अगर आप बेसिकली माध्यम की बात करो तो माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। जो माध्यम होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा अपारदर्शी, और तीसरा पारभाषक। पारभाषक। बच्चों मेरे, प्रकाशिक माध्यम को थोड़ा डिटेल से समझो बच्चों। प्रकाश जिस माध्यम के आर पार जा सकता है, यानी इसके इस पार से उस पार जा सकता है, उसको आप लोग कैसा कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? पारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गई। इन सब माध्यमों में प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से चला जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? ऐसे माध्यमों को पारदर्शी माध्यम। बच्चों मेरे, अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश बिल्कुल भी ना जा सके, यानी जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसे माध्यम को कैसा माध्यम कहेंगे बच्चों? अपारदर्शी माध्यम। बच्चों मेरे, जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है, क्या प्रकाश की किरण इसको पार कर सकती है? जवाब है जी नहीं। बच्चों, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी, लोहा हो गया, यानी कोई भी धातु हो गई, दीवार हो गई, ये सब बच्चों अपारदर्शी माध्यम है, यानी इनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। जिस माध्यम के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसे माध्यम को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? अपारदर्शी माध्यम। पारभाषक बच्चों, जिसके आर पार प्रकाश अल्प मात्रा में जा सकता हो। बच्चों मेरे, जिसके आर पार प्रकाश कैसे जा सकता हो? अल्प मात्रा में, यानी बहुत ही कम मात्रा में। जैसे बच्चों, गंदा पानी, गंदा पानी, डर्टी वाटर, यह बच्चों कैसा माध्यम है? पारभाषक माध्यम। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट, ऑब्क्यू, ट्रांसलूसेंट। जैसे गंदा पानी हो गया बच्चों। तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, इसके आर पार प्रकाश जाता है बट बहुत कम मात्रा। और क्या हो सकता है? जैसे पतला कोई कपड़ा है, कपड़ा, लेकिन कपड़ा कैसा होना चाहिए बच्चों? काफी पतला होना चाहिए। अगर बहुत मोटा कपड़ा है तो वो कैसा बन जाएगा? अपारदर्शी बन जाएगा, ऑब्क्यू बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये प्रकाशिक माध्यम समझ में आए होंगे। पारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश आराम से जा सकता है, जल, कांच, वायु। अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश बिल्कुल नहीं जा सकता, ऐसे माध्यमों को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जिसके आर पार प्रकाश आंशिक रूप से जा सकता है, बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में जा सकता है, उसको हम लोग क्या कह लेते हैं? पारभाषक। क्लियर बच्चों? अब प्रकाशिक माध्यम को, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश गुजर सकता है, इसको हम लोग और डिटेल से समझेंगे। ये तो मैंने 3 माध्यम थे बता दिए। बच्चों, अब बात होगी कि प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजर सकता है। उसी में फिर सघन माध्यम भी आएंगे, विरल माध्यम भी आएंगे। क्या होते हैं सघन माध्यम, क्या होते हैं विरल माध्यम? आइए बात करते हैं। बच्चों, प्रकाशिक माध्यम की अगर आप बात करें तो जिन जिन माध्यमों से प्रकाश गुजर सकता है, उसमें पहले नंबर पर आपका क्या आता है बच्चों? निर्वात। निर्वात, मैं बात करता हूं निर्वात क्या है बच्चों। दूसरा नंबर आपका आ जाएगा बच्चों वायु, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा जल, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका कांच। मुख्यतः बच्चों
इन्हीं बिंदुओं पर ही आपको कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार बात करनी है, इसलिए मैं केवल इन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा। प्रकाशिक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजर सकता है, कौन सा माध्यम है? पहला निर्वात, दूसरा वायु, तीसरा जल और चौथा कांच। बच्चों मेरे, निर्वात सबसे विरल माध्यम माना जाता है। पहले समझो बच्चों, निर्वात होता क्या है। निर्वात को अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं। स्पेस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, खाली स्थान। मेरे लाल, ये जैसे आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी हो गई बच्चों। सूर्य से प्रकाश की किरण चल करके धरती तक पहुंचती है। मेरे प्यारे साथियों, धरती के चारों ओर 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु है। कितनी ऊंचाई तक? 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है मेरे बच्चों? वायु। अब सूरज से चल करके प्रकाश धरती तक पहुंच रहा है। अब आप थोड़ा सा विचार करिए बच्चों कि धरती, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के 300 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है बच्चों? यह एयर है, यानी वायु है। तो इसके बाद क्या है? सोचो बच्चों, विचार करो कि इस 300 किलोमीटर के बाद भी कुछ है या नहीं है। जवाब है जी नहीं, कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं है, यानी वहां कोई मैटर ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, कोई द्रव्य ही नहीं है, तो इसी को क्या कह लेते हैं आप लोग? स्पेस कह लेते हैं बच्चों। हिंदी में इसी को क्या कह लेते हैं मेरे बच्चों? निर्वात कह लेते हैं। यानी जहां पर कोई भी मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पर कोई भी मैटर उपस्थित नहीं होता, उसको आप क्या कह लेते हैं? निर्वात कह लेते हैं। क्लियर बच्चों? निर्वात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पूरे प्यारे बच्चों, पूरे ब्रह्मांड का 99% एरिया निर्वात ही है। 99.99% एरिया पूरे ब्रह्मांड का क्या है? निर्वात है, खाली स्थान है। केवल 0.001% में ही जो कुछ भी मैटर अवेलेबल है वो है। 99.99 मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों, पूरे ब्रह्मांड का 99%, 99.99% एरिया जो है वो क्या है? स्पेस, खाली स्थान। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको निर्वात समझ में आया होगा बच्चों। वायु को भी तो आप लोग जानते ही हैं। वायु क्या है? एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। ओके, तो वायु क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी गैसों का क्या है? मिश्रण है बच्चों। जल खूब अच्छे से आप लोग जानते होंगे, कांच को भी आपने देखा ही होगा। ये चारों ही बच्चों क्या है? प्रकाशिक माध्यम है, यानी जिनमें से प्रकाश गुजर सकता है। मेरे बच्चों, निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग सेम होती है, 3 गुणा 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों मेरे, निर्वात और वायु को लगभग समान माना जाता है, हालांकि एक्चुअल में समान नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में इससे थोड़ा बहुत कम होगी, जैसे मान लो 2,90,000 या 2,96,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और बच्चों, जल में प्रकाश की चाल और भी कम हो जाएगी। कांच में तो प्रकाश की चाल घट करके एकदम 2 गुणा 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड रह जाती है। 2 गुणा 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाशिक माध्यम, जिन माध्यमों में प्रकाश गुजर सकता है। प्रकाश किसमें गुजर सकता है? निर्वात में, वायु में, जल में, कांच में। और मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग सेम, 3 गुणा 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में बदलना चाहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में इससे भी कम हो जाएगी बच्चों, लगभग 2.5 के आसपास। और कांच में तो सीधा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आ जाती है। क्लियर बच्चों? प्रकाशिक माध्यम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब जरा मेरे बच्चों
सघन और विरल माध्यम को भी समझ लेते हैं हम लोग लगे हाथ, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। तो बच्चों आइए सीखते हैं जरा सा सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों? डेंस मीडियम। डेंस मीडियम, इसको कहेंगे रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। बच्चों ऐसा है, जिस वस्तु में उसके कण जितने ज्यादा समीप होंगे वो वस्तु उतना ही सघन मानी जाएगी, और जिस वस्तु में उसके कण जितने दूर दूर होंगे वो वस्तु उतनी ही विरल मानी जाएगी। बच्चों इसकी तुलना में ये सघन है या इसकी तुलना में ये विरल है। ध्यान से समझो, ये क्या है? सघन है। ये क्या है? विरल है। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं, अगर उसके पार्टिकल कितने पास पास हैं, उसकी सघनता या विरलता का अनुमान इसी से लगाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, निर्वात में जहां कोई कण ही नहीं है तो यह सबसे विरल माध्यम कहा जाएगा। सबसे विरल माध्यम किसको कहा जाएगा बच्चों? निर्वात। निर्वात सबसे विरल माध्यम है। इसके बाद आती है बारी वायु की। वायु के कण बच्चों, अब निर्वात में तो कोई कण ही नहीं है, तो वायु में तो कण है, तो निर्वात से सघन क्या होगी? वायु। और वायु की अपेक्षा जल, ध्यान दो यहां तो कुछ है ही नहीं है, ये गैस है, ये द्रव है और ये ठोस है। यहां चार चीजें हैं, चारों अलग अलग अवस्था में। ये इसको तो आप कोई वस्तु कह ही नहीं सकते, ये कोई द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये खाली स्थान है, तो यहाँ पर तो कण होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होगी बच्चों? निर्वात में। इसके बाद प्रकाश की चाल वायु में कम होगी, निर्वात से कम होगी वायु में, वायु से भी कम होगी जल में, जल से भी कम होगी कांच में। सबसे विरल माध्यम कौन सा होगा? निर्वात। निर्वात से सघन वायु, वायु से सघन जल, जल से सघन कांच। अब चार चीजों में अगर आपको तुलना करनी हो मेरे प्यारे बच्चों, कि बताओ वायु सघन है कि जल? ऑब्वियस सी बात है जल, क्योंकि वायु के कण दूर दूर होंगे और गैस जल के कण पास पास होंगे। तो इन दोनों में अगर आपको तुलना करनी हो कि वायु सघन है कि जल सघन है, तो जल सघन है। अगर आपको तुलना करनी हो जल सघन है कि कांच सघन है, तो कांच सघन है। कांच और जल में कांच विरल है कि जल विरल है? जल विरल है। जल के कण अपेक्षाकृत दूर दूर होंगे कांच के। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यह बातें बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुकी होंगी और आप लोग आने वाले प्रश्नों में सघन और विरल को आसानी से छांट पाएंगे, डेंस और रेयर को समझ पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझो, जिसके कण जितने ज्यादा दूर दूर है वो उतना ही विरल है, और जिसके कण जितने ज्यादा पास पास हैं वो उतना ही सघन है। अब जरा चारों की मैं एक बार फिर से आपको बताऊं बच्चों, तो निर्वात में तो कोई कण ही नहीं है, तो ये सबसे विरल हो गया। अब बात आती है वायु की, तो वायु के कण अपेक्षाकृत कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग जल पर बच्चों, तो वायु के अपेक्षा जो जल के पार्टिकल होंगे ये काफी अधिक पास पास होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, वायु की अपेक्षा जो जल के पार्टिकल होंगे ये काफी अधिक पास पास होंगे। और जब आप कांच में आ जाते हैं बच्चों, तो जल की अपेक्षा भी बहुत अधिक पास पास में होंगे। किसके कण? कांच के कण बहुत अधिक पास पास में होंगे। ठीक है, इसलिए अब आप क्या कह सकते हैं? एकदम पास पास में होंगे।
अब आप क्या कह सकते हैं, सबसे विरल निर्वात, निर्वात से सघन वायु, वायु से सघन जल और जल से सघन कांच। सबसे सघन इन चारों में कांच, सबसे विरल इन चारों में निर्वात। अगर हम निर्वात और जल की तुलना करें तो कौन विरल है, निर्वात, कौन सघन है, जल। ठीक, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब बच्चों अगला पॉइंट प्रकाशिक माध्यम हो गया, किरण को समझते हैं। पॉइंट नंबर 5, किरण। किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, रे। बच्चों मेरे, जब भी आप किसी प्रकाश स्रोत को देखते होंगे तो वहां से एक किरण का पुंज निकलता है, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। किरण का क्या निकलता है, एक पुंज निकलता है। अब थोड़ा सा पहले आप समझिए, अगर प्रकाश की किरण, ये किरण क्या है, एक प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कह लेंगे। जैसे देखो, ये कोई प्रकाश का स्रोत है तो इससे बहुत सारी क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रहा जो प्रकाश होगा उसको आप लोग क्या कह लेंगे, किरण के रूप में। प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है। अच्छा, अब ये सूरज हो गया, जैसे आपका सूरज से बहुत सारी प्रकाश की किरणें, अरबों खरबों प्रकाश की किरणें निकल रही है। अब इन प्रकाश की किरणों को हम 3 प्रकार से बांटेंगे बच्चों। ठीक है, पहला होता है अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होगा बच्चों अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा होगा समांतर प्रकाश किरण पुंज। एक एक की बात करते हैं बच्चों, पहले अपसारी को समझते हैं। बच्चों मेरे, जब किसी प्रकाश स्रोत से एक और प्रकाश की किरणें, यानी जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकल करके आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी प्रकाश की किरणों को हम क्या कह लेते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका टॉर्च। टॉर्च से बच्चों प्रकाश निकला, मान लो ये एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च के बल्ब से ऐसे प्रकाश निकला और आगे बढ़ा, तो इस प्रकार की प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे से दूर जाते हुए आगे बढ़ती हैं, ऐसी प्रकाश की किरणों को क्या कह लेंगे बच्चों, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और जब मेरे प्यारे बच्चों विभिन्न दिशाओं से आकर के प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अगर केंद्रित होती हुई प्रतीत, दो बातें बच्चों, एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई प्रतीत हो, दूसरी बात अनेक बिंदुओं से आकर के एक बिंदु पर अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को बच्चों अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्या कह लेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ओके, अब सारी समझ में आया, एक बिंदु से निकल करके फैलेंगी। अपसारी, अभिसारी विभिन्न बिंदुओं से आकर के एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मिलेंगी। चलिए, समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब बच्चों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती हैं, तो ऐसी प्रकाश की किरणों को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान दो, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये सूरज हो गया, सूरज से अरबों प्रकाश की किरणें निकल करके आ रही हैं, तो बच्चों आप जरा सोचिए कि पूरे सूरज का कितना हिस्सा पृथ्वी को प्रकाश मिलता होगा, बहुत कम बच्चों, लगभग 2 अरबवां भाग, 2
अरबवां भाग। जैसे मान लो कि अगर सूरज से 100 प्रकाश किरण निकली तो इसमें 2 से गुणा करो और 1 अरब से भाग करो। 1 अरब से भाग करो, इसको कहेंगे 2 अरबवां भाग। यानी बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमारा अर्थ सूरज के प्रकाश को प्राप्त करता है बच्चों। तो ऐसे केस में बच्चों जो सूरज से आ रही प्रकाश की किरणें हैं, इनको समानांतर प्रकाश किरण, जैसे इतने हिस्से को देखा जाए तो इनमें, अब वैसे तो आप कहेंगे कि सर ये तो अपसारी है। जी हाँ, ये अपसारी है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर अगर छोटे से हिस्से को अगर इसके देखा जाए तो ये प्रकाश की किरणें कैसी प्रतीत होंगी बच्चों? समांतर प्रतीत होंगी। कैसी प्रतीत होंगी? समांतर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको प्रकाश की किरणें समझ में आई होंगी। प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। अपसारी का मतलब होगा बच्चों एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाए। अभिसारी का मतलब होगा विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। और समांतर प्रकाश किरण पुंज का अर्थ होगा बच्चों कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती हैं तो ऐसी किरणों को समानांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब हम इस पूरे टॉपिक को इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे साथियों क्या है? प्रकाश का परावर्तन। बहुत जबरदस्त पॉइंट बच्चों, प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर का टाइटल भी है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए बच्चों प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल, ध्यान दो ये परावर्तक तल हमने बनाया है, यानी यह वो तल है जो प्रकाश को परावर्तित कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्या है बच्चों? ये कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी, ऐसे एक प्रकाश की किरण इस पर आ रही है तो एक बिंदु पर आकर के क्या करेगी? टकराएगी। और इससे टकरा करके साथियों ये कुछ इस प्रकार से इधर चली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, यह जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको कहेंगे आपतित, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, और यह प्रकाश की किरण जो टकरा करके जा रही है इसको कहेंगे परावर्तित, परावर्तित किरण। प्यारे बच्चों, ये जो समतल दर्पण है इसके ठीक परपेंडिकुलर यानी इससे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक काल्पनिक रेखा आप लोग खींचेंगे। इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं साथियों अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। समझिए बात को। जब कोई प्रकाश की किरण आकर के किसी परावर्तक तल से टकराती है तो टकरा करके बच्चों उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सॉरी, जब कोई प्रकाश की किरण आकर के किसी परावर्तक तल, फॉर एग्जाम्पल समतल दर्पण से टकराती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो डॉटेड लाइन हमने खींचा इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो समतल दर्पण है इसको एक और नाम दिया जाएगा परावर्तक तल, परावर्तक तल कहेंगे। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण कहते हैं बच्चों। इसको आई से डिनोट किया जाता है। क्या कहेंगे इसको? आई मीन्स
आपतन कोण, आपतन कोण। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो परावर्तित किरण है, यह जो कोण बनाती है अभिलंब के साथ यानी आर, इसको कहेंगे परावर्तन, परावर्तन कोण। ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये क्या है? परावर्तक तल है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ध्यान देना बच्चों, कोण को अभिलंब के साथ मेजर करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहां से कोण को मेजर करने लगते हैं, कहते हैं ये आपतन कोण है। जी नहीं, एकदम गलत। आपतन कोण जब भी मैनेज किया जाएगा तो कहां से मैनेज किया जाएगा? अभिलंब के साथ। और परावर्तन कोण भी कहां से मैनेज किया जाएगा? अभिलंब के साथ। और बच्चों एक रूल कहता है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, यानी ये दोनों ही कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। क्या बच्चों आपको प्रकाश के परावर्तन को समझने में कुछ मदद मिली? एक बार फिर से समझो, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से आकर के टकराती है, आकर के टकराई और टकरा करके कहां गई? उसी माध्यम में वापस गई। आई, टकराई और टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली गई, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है साथियों। और आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। जिस बिंदु पर आके गिर रही है, इस बिंदु को बच्चों कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। साथियों, आपतित किरण आपतन बिंदु पे आके गिरती है और टकरा करके इससे परावर्तित होती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन। अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतित किरण, उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। और बच्चों परावर्तन का यह रूल भी है कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। ठीक है बच्चों। फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो 5 पॉइंट बचे हुए हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इन 5 बिंदुओं पर चर्चा कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।